सुमित कुमार गुस्सा दबाता अखबार लिए ऑफिस से बाहर निकला, गाड़ी निकाली और खुद ड्राइव करते हुए सीधा घर पहुंचा। अंदर कदम बढ़ाए तो सामने ही वो आफत पायल नजर आ गई। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, वह बड़बड़ाते हुए वहां से खिसकने लगी। पास बैठा सचिन उसकी तरफ पीठ किए बैठा था, इसीलिए आने वाले सुमित को देख नहीं पाया। एक मिनट रुको यहीं, सुमित की ठंडी आवाज ने पायल के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसका चेहरा और सख्त हो गया। सचिन भी पलटा और फौरन खड़ा हो गया। ये सब क्या है? इतने में प्रिंस भी बाहर से आते हुए पास आ गया। उसे भी हल्की फुल्की खबर मिल चुकी थी, लेकिन मजाक में वो इन दोनों के साथ मिला नहीं था। क्या हुआ? किस बारे में बात कर रहे हो? पायल ने मासूमियत से पूछा। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, और जो पूछा है वो बताओ। सुमित के तेवर देखकर पायल की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। असल में अखबार में एक शादी का विज्ञापन छपा था। एक हैंडसम पढ़ा लिखा अमीर लड़का और दुल्हन के लिए एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता चाहिए। नीचे नाम, फोन नंबर और पता भी छपा था। सुमित कुमार, जो एक नहीं पूरे 8 होटलों का मालिक है। इच्छुक लोग तुरंत संपर्क करें। सुमित का दिमाग इस विज्ञापन पर उतना ही भड़का था जितना नीचे अपना नाम और नंबर और पता देखकर। उन तीनों को सामने खड़ा करके उसने निगाहें टेढ़ी कर दी। ये हरकत किसकी है? तीनों चुप रहे। मैंने पूछा, किसने की ये हरकत? इस बार आवाज ऊंची थी। डर के मारे सचिन ने उंगली पायल की तरफ कर दी। साथ ही खड़ी दीपिका ने भी तुरंत पायल की तरफ इशारा कर दिया। पायल इस बात से अनजान थी कि उसके साथी उसी को फंसा देंगे। शर्म नाम की कोई चीज है तुम तीनों में या नहीं? सुमित का बस नहीं चल रहा था कि इस छटांग भर की लड़की को वहीं खत्म कर दे। भाई, ये सब इन दोनों का प्लान है। मुझे तो आपके सामने आने से पहले ही पता चला। दीपिका ने तुरंत पल्ला झाड़ लिया। सचिन और पायल ने घूरकर दीपिका को देखा, फिर नजरें सुमित पर डाली। सुबह से करीब 20 कॉल अटेंड कर चुका हूँ मैं, सुमित भड़कते हुए बोला। तो तीनों के तोते उड़ गए। ये खबर एडिटर तक किसने पहुंचाई? वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। देखो एडिटर साहब, अगर ये खबर छप गई तो सोचो कितना मशहूर हो जाएगा तुम्हारा अखबार, वारे न्यारे हो जाएंगे। पायल ने एडिटर को मीठी बातों में फंसाया था। एडिटर बोला, लेकिन अगर ये खबर झूठी हुई तो सुमित कुमार मुझे मार ही डालेंगे। अरे ऐसे थोड़ी ना मारेंगे, हम तो उनके घर से आए हैं। ये देखो, उन्होंने अपना एड्रेस और नंबर खुद दिया है, हम क्यों झूठ बोलेंगे? पायल ने सचिन की तरफ देखते हुए कहा। सचिन ने भी हामी भर दी। मैं ये छाप देता हूँ, लेकिन इनाम मिलेगा ना? एडिटर लालच में आ गया। बिल्कुल मिलेगा, इज्जत के साथ इनाम भी। पायल ने उसे भरोसा दिलाया। अब सुमित की गुस्से भरी आवाज ने फिर माहौल जमा दिया। क्या पूछा है? जवाब दो। सचिन ने फिर से पायल की तरफ इशारा कर दिया। पायल तो हैरान रह गई। अब तोपे उसकी तरफ घूम चुकी थी। तुम्हें अपनी जिंदगी में सुकून नहीं है? पैदा हुए कुछ साल नहीं हुए और बन गई हो रिश्ते वाली आंटी? सुमित ने झाड़ लगा दी। आपके भले के लिए, पायल मुंह बनाती बोली। मेरा भला? तुम होती कौन हो मेरा भला करने वाली? सुमित का पारा और चढ़ गया। सचिन और दीपिका चुपचाप वहां से खिसक गए। आप मुझे यूं नहीं डांट सकते सुमित कुमार, पायल आंखों में आंखें डालकर बोली, जबकि उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। मैं क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी शादी करवाने का? तो ठीक है, अब मेरी शादी होगी और वो भी तुमसे। पायल का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं क्यों करने लगी आपसे शादी? पता भी है आपको, पूरे 5 साल छोटी हूँ मैं आपसे। ये तो अब वक्त बताएगा। मेरा जीना हराम कर रखा है तुमने, और अब मैं बताऊंगा कि किसी का जीना कैसे हराम किया जाता है। बस इंतजार करो। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया और पायल वहीं खड़ी मुट्ठियां भींचती अगला प्लान सोचने लगी। हार मानना उसे आता ही नहीं था। कुमार विला में इस वक्त सन्नाटा था। सब सो रहे थे, लेकिन एक थी जिसे नींद आने का नाम नहीं था। अपने पार्टनर्स दीपिका और सचिन के साथ पायल पूरी प्लानिंग के साथ अपना मिशन जारी रखे हुए थी।
हो गई आखिरी तैयारी। दोनों हाथ झाड़ते हुए पायल बड़े आत्मविश्वास से खड़ी हुई। दीपिका और सचिन ने एक दूसरे का मुंह देखा। क्या आफत मोल ले रही है ये लड़की, सचिन ने धीरे धीरे कहा। अरे किस खुशी में, पायल ने आंखें बड़ी बड़ी करके घूरा। मेरे लिए घर का हर आदमी बराबर है और ये भी इसी घर का हिस्सा है। बंद दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसने तर्क दिया। चलो चलो यहाँ से, माँ जी ने हमारी खुसुर पुसुर सुन ली ना तो हमारी खाल उधेड़ देंगी, सचिन फुसफुसाया। दीपिका ने पायल का हाथ पकड़ा और तीनों भागते हुए गार्डन तक पहुंच गए। सुनो, बस 5 मिनट और फिर धमाका होगा, पायल ने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कहा। धमाका? सचिन ने मुंह बनाकर पूछा। हाँ, बम ब्लास्ट जैसा। पायल ने उसके कंधे पर हाथ मारा। घर में सबसे छोटी होने के बावजूद पायल के अंदर शरारत कूट कूट कर भरी थी। सचिन ने डरते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है हमें कहीं आतंकवादियों वाले केस में जेल ना हो जाए। अरे नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, पायल मस्ती में बोली। दीपिका का दिल धक धक कर रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि इसके बाद घरवाले उन्हें फटकारने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। पायल ने लाइटर जलाया। पटाखों की लंबी कतार का सिरा उसके हाथ में था, जिसका दूसरा सिरा घर के एक सदस्य के कमरे के दरवाजे के बाहर बिछा हुआ था। रेडी और ब्लास्ट। उसने पटाखों को आग लगा दी। उसी वक्त सुमित, जो अभी अभी एक लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग खत्म करके निकला था, सोने ही जा रहा था। विदेशी मेहमानों का होटल में ठहरने का इंतजाम, बिजनेस पार्टनर रितेश पाल के साथ चर्चा, सब निपटाकर वह चैन की नींद लेना चाहता था। सुमित कोई आम आदमी नहीं था, शहर के सबसे नामी 8 होटलों का मालिक, जिसकी कामयाबी के पीछे उसकी मेहनत, लगन और जीत का जुनून था। वह नींद में जाने ही वाला था कि बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। पहले तो उसने सोचा कहीं गोलियां तो नहीं चल रही। वह नंगे पैर दौड़ते हुए बाहर निकला। दरवाजा खोलते ही सामने चल रहे पटाखों ने उसका दिमाग हिला दिया। बाकी घर वाले भी अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए। सभी के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। ये क्या हो रहा है? दीपिका के पापा ने माथा पीटते हुए कहा। ये किसने किया? सुमित ने गुस्सा दबाते हुए पूछा। बंगले के मालिक बाबूलाल जी, जो घर के सबसे बड़े थे, बड़े मजे से ये नजारा देख रहे थे। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। बाकी सब भी गार्डन में पहुंच गए। आस पड़ोस के लोग भी शोर सुनकर जाग गए होंगे। सरप्राइज, हैप्पी न्यू ईयर, पायल की खनकती आवाज सुनकर सब हैरान रह गए। उसकी मुस्कान देखने लायक थी। दादाजी बस उसी को निहारते रह गए। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे तो कुछ पर नाराजगी साफ थी। खासकर सुमित कुमार का गुस्सा साथ में आसमान पर था। दादाजी ने बाहें फैलाकर पायल को अपने पास बुलाया। थोड़ी देर पहले तक खामोश खड़ी पायल उनके गले लग गई। पास खड़े सचिन और दीपिका ने चैन की सांस ली। आज बाल बाल बचे थे, वरना जेल की हवा पक्की थी। आई लव यू दादाजी, पायल ने खुश होकर कहा। पायल की मीठी आवाज जहाँ बाबूलाल जी के कानों में रसगुल्ले जैसी लग रही थी, वहीं सुमित को उसकी आवाज जहर जैसी लग रही थी। अरे मेरी बच्ची, ये कौन सा तरीका है हैप्पी न्यू ईयर कहने का? बाबूलाल जी ने अपनी लाडली पोती को प्यार से देखा, जिसे देखकर ही तो उनकी जान बसती थी। दादाजी, ये तो मेरा आइडिया है और पूरा क्रेडिट भी मैं ही लूंगी, पायल ने गर्व से कहा। सचिन और दीपिका के मुंह खुले के खुले रह गए। और सुनो, सिर्फ यही नहीं, इस तरफ आइए सब, पायल ने दादाजी का हाथ पकड़कर गार्डन के दूसरे हिस्से में ले गई। वहां गार्डन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। बीच में रखा था एक बड़ा सा मल्टी लेयर चॉकलेट केक, जो देखने में ही लाजवाब था। वाह भाई, कमाल कर दिया, सुनीता चाची ने तारीफ की तो पायल का सीना और चौड़ा हो गया। आ जाइए सब, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। पायल ने सबको इकट्ठा कर लिया। दादाजी, केक आप ही काटेंगे और आपके बिना तो मजा ही नहीं आएगा, पायल ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमित ने मुंह बनाया और वहां से निकलने ही वाला था कि दादाजी ने पुकारा। उसने एक नजर पायल पर डाली, जिसे वो अंदर से चमगादड़ कहता था, और दूसरी नजर दादाजी पर, जिनकी बात वो मना कर ही नहीं सकता था। मजबूरी में आकर उनके बगल में खड़ा हो गया। पार्टनर्स कैमरा ऑन, पायल ने उछलते हुए सचिन से कहा। बेशुमार तालियों और शोर के बीच केक काटा गया। आसमान में पटाखे छोड़े गए। सब लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। सो ब्यूटीफुल, पायल ने धीरे से बड़बड़ाया। लेकिन सुमित की नजर अब आसमान पर नहीं, बल्कि दादाजी के पास खड़ी
उसी पटाखे जैसी लड़की पर थी जिसकी आंखों में इस वक्त एक सुनहरी चमक थी, वो चमक जो बस तब आती थी जब वो बहुत खुश होती थी। पायल पलटी और दादाजी के गले लग गई, फिर कटे हुए केक का टुकड़ा उनके मुंह में डाला, फिर सबको एक एक करके केक खिलाती गई। जब वो सुमित के पास पहुंची तो मुस्कुरा कर केक उसके मुंह के सामने किया। सुमित ने उसकी कलाई पकड़ ली। पायल की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। खा ले बेटा, बहुत स्वाद है, बाबूलाल जी ने प्यार से कहा। सुमित ने केक उसके हाथ से लेकर साइड प्लेट में रखा और वहां से चला गया। पायल ने मन ही मन उसे उसका हमेशा वाला नाम मिस्टर अकड़ू फिर से दे दिया और बाकी सबको इग्नोर करके सेल्फी टाइम में लग गई। दूर ऊपर अपने कमरे की खिड़की से सुमित चुपचाप ये सब देख रहा था। रात को काफी देर तक मस्ती होने के कारण सुबह देर से आँख खुली, लेकिन सुमित हमेशा की तरह समय पर उठ गया था। नाश्ता करके उसने वॉलेट और कार की चाबी उठाई और बाहर जाने ही वाला था कि अचानक ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। मुड़कर देखा तो पायल के हाथ में पानी से भरी बाल्टी थी और सामने प्रिंस खड़ा था जिसे उसने सर से पांव तक भिगो दिया था। अब बता, रात को कहाँ था? टाइम पर आना था ना, मिस कर दिया तूने सब। पायल ने भौंवे चढ़ाकर कहा। प्रिंस को अच्छे से भिगोने के बाद उसने मुस्कुराते हुए बाल्टी नीचे रखी और सुमित की तरफ देखा। सुमित ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और वहां से निकल गया। ये रोज का तमाशा था, अब तो सबको इसकी आदत हो गई थी। लेकिन गाड़ी में बैठा सुमित इन सब का न कभी हिस्सा बना था न कभी बन सकता था। वो सुमित कुमार था, सबसे अलग, सबसे जुदा, अपनी ही दुनिया में जीने वाला। रितेश पाल काफी देर से सुमित का इंतजार कर रहा था। बड़ी नामी गिरामी हस्ती आने वाली थी और उनकी वेलकम का जबरदस्त इंतजाम हो चुका था। सुमित के पहुंचते ही होटल का स्टाफ अलर्ट हो गया। वो किसी राजा महाराजा की तरह कुमार होटल में दाखिल हुआ और रितेश से सारी डिटेल्स लेता अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी थी। रात को खाने की टेबल पर बैठकर सुमित ने पहला निवाला लिया और भड़क उठा। ये खाना किसने बनाया? राजू, जो पास ही खड़ा था, डरते डरते बोला। जी, बिमला जी ने। और ये ढेर सारा नमक भी मम्मी जी ने ही डाला होगा, सुमित ने गुस्से में कहा और प्लेट किनारे कर दी। जी नहीं, राजू को समझ नहीं आया कि क्या बोले। असल में आज सुमित पूरा दिन बिजी रहा था और देर से घर आया था। बाकी सब खाना खा चुके थे। राजू की जिम्मेदारी थी कि वो सुमित के खाने पीने का खास ध्यान रखे। एक तरह से घर के अंदर वो उसका पर्सनल सेक्रेटरी था। कोई भी नौकर उस तक आसानी से नहीं पहुंच पाता था क्योंकि सुमित बहुत सख्त मिजाज था और हर चीज परफेक्ट चाहता था। और हाँ, लड़कियों से तो उसे वैसे ही चिढ़ थी। भाई, कुछ और बना देता हूँ आपके लिए, राजू ने कहा जब उसने सुमित को बिना खाए उठते देखा। नहीं, रहने दो, भूख ही मर गई है। दांत पीसते हुए सुमित अपने कमरे की तरफ चला गया। उसे पता था कि ये किसकी शरारत है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सचिन ने पायल से कहा। पायल चुप थी। सचिन जानता था कि पायल की मिली भगत से ही वो सुमित को तंग करने में कामयाब हुआ था, लेकिन उसका बिना खाना खाए उठकर जाना ये तीनों को ही चुप और थोड़ा शर्मिंदा कर गया। राजू ने मुंह बनाते हुए खाना समेटना शुरू किया। तभी पायल, जो पास ही छुपी हुई थी, सामने आकर बोली। ओए राजू, तुम जाओ, हम समेट लेंगे। राजू ने खामोश रहना ही बेहतर समझा और अपना काम करता रहा। तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा? हम समेट देंगे, पायल ने फिर कहा। राजू ने धीरे से बोला। कह तो ऐसे रही है जैसे पीछे कोई फौज खड़ी हो। पायल ने आंखें तरेर दी। देखो, अगर अपनी सामत नहीं बुलानी तो चुपचाप निकलो, सचिन ने राजू के कान में फुसफुसाकर कहा। जा भाई, इनसे पंगा मत ले, कुमार बिला की गुंडा पार्टी है। राजू मुंह बनाता वहां से चला गया। यस बॉस, आगे का क्या प्लान है? दीपिका ने पायल से पूछा। पायल के दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। हम खाना लेकर जाएंगे, कोई भी हमारी वजह से भूखा नहीं सोएगा, पायल ने नाटकीय अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर सचिन और दीपिका ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन प्लान बायकॉट करने का सोच लिया। क्यों, खुद भी मरना चाहती हो और हमें भी मरवाना चाहती हो, जानती हो ना उसके गुस्से को, सचिन ने डराया। डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना साथ, चलो। पायल ने खाने की ट्रे सेट की और आगे आगे चल दी। दोनों पीछे पीछे एक दूसरे का मुंह देखते हुए दरवाजे तक पहुँचे
पायल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। सुमित, जो गुस्से में सिगरेट पी रहा था और गैलरी में खड़ा था, दरवाजे की आवाज सुनकर चौंक गया। सिगरेट वहीं फेंककर उसने दरवाजा खोला। सामने अफलातून पार्टी को देखकर उसके माथे पर सिकन आ गई। सचिन और दीपिका पीछे से चुपचाप खिसक गए। टन टनाटन सरप्राइज, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान सजाए वो खाने की ट्रे आगे करती है। इस वक्त सुमित को ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या बात है, उसने रूखे अंदाज में पूछा। अरे, आपके लिए खाना लाई हूँ। वो एक साइड से होकर अंदर आ गई, खाना टेबल पर रखते हुए मुस्कुराई, फिर उसकी तरफ मुड़ी। बस एक छोटी सी मस्ती की थी आपके साथ, इस पर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? तुम अपनी बकवास। सुमित बोलने ही वाला था कि पायल ने बीच में कहा, अरे यकीन मानिए, सिर्फ एक प्लेट में नमक ज्यादा था, बाकी सारा खाना तो मजेदार था। आपने चेक ही नहीं किया, वरना ऐसे उठकर नहीं आते। उठाओ खाना और निकलो यहाँ से। सुमित ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा। पायल ने उसकी बात इग्नोर की, सामने दीवार पर लगी पेंटिंग देखते हुए बोली, अरे ये पेंटिंग कितनी सुंदर है, इसे वहाँ लगाइए ना, दीवार पर बहुत जचेगी। वो आंखें झपकाते हुए उसके सब्र की परीक्षा ले रही थी। खुद निकलोगी या धक्के से जाना पसंद करोगी? सुमित ने दांत पीसते हुए कहा। अरे जा रही हूँ, इतना गुस्सा मत किया करो। देखो तो रंग जलकर काला हो गया है। खुश रहा करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अचानक मुड़ी और पीछे से आते तेज सुमित से टकरा गई। अरे बाप रे, मेरा सर। उसने अपना माथा पकड़ लिया। सुमित ने उसे घूरा। हो गया ड्रामा, अब निकलो। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो, और हाँ, खाना खा लेना, रात को भूखा मत सोना। मुस्कुरा कर ये कहते हुए वो चली गई। सुमित ने दरवाजा लॉक किया और बाहर रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। वो एक वक्त में नरम मिजाज इंसान था, लेकिन एक हादसे ने उसे बिल्कुल बदल दिया था। उस हादसे के बाद ही उसने अपने पिताजी के डूबते हुए कुमार होटल को संभाला और सिर्फ 3 साल में ही उसके नाम को पहचान दिला दी। बाबूलाल जी के बेटे राजीव, जिनकी शादी कविता से हुई थी, शादी के 6 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई पायल। पायल दादाजी बाबूलाल जी की जान थी। पायल के माता पिता का सड़क हादसे में देहांत हो गया था। उस वक्त पायल सिर्फ 10 साल की थी और दरवाजे पर बैठकर अपने मम्मी पापा का इंतजार करती रहती थी। दादाजी ये देखकर टूट जाते थे। सुमित उस समय 15 साल का था। उसे भी पायल का यूं उदास रहना अच्छा नहीं लगता था। वो उसके लिए चॉकलेट लाता, खेल खिलाता, और धीरे धीरे पायल उससे बहुत जुड़ गई। ये बात बिमला जी को पसंद नहीं थी। उन्होंने दोनों के बीच दूरी बनाने की कोशिश की। सुमित राजीव जी के दोस्त का बेटा था। होटल के बिजनेस में दोनों लोग पार्टनर थे। जब सुमित के पापा नहीं रहे, तब सुमित 8 साल का था। सारा बिजनेस राजीव जी ही संभालते थे। सुमित और सुमित की माँ को देखने वाला कोई नहीं था, तो राजीव जी उसे और बिमला जी को घर ले आए थे, क्योंकि उनके दोस्त ने उनसे गुजारिश की थी कि वो उनके परिवार का ध्यान रखें। पायल के जन्म के 5 साल बाद राजीव जी और उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। राजीव के भाई थे कुणाल, जिनकी शादी सुनीता जी से हुई। उनके एक बेटा सचिन और बेटी दीपिका थी, जो पायल से 1 साल बड़ी थी। होटल के सारे बड़े फैसले दादाजी ही करते थे। राजीव जी के बाद उन्होंने ही बिजनेस संभाला था, लेकिन धीरे धीरे कुमार होटल की हालत खराब होने लगी। जब बात इसे बेचने तक आ गई, तभी सुमित आगे आया। सबने मना किया क्योंकि उसकी उम्र कम थी, लेकिन सुमित नहीं माना। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी मेहनत और लगन से होटल को घाटे से निकालकर शहर शहर में इसकी ब्रांच खोल दी। इस वक्त सुमित का मन अतीत में उसी हादसे की याद में खो गया। क्यों क्यों भेज रही हो मुझे उस आदमी के साथ, जिसके पास अपना कुछ नहीं, जो शुरू से ही खाली हाथ है? वो मुझे क्या देगा? मुझे कोई हारा हुआ मर्द नहीं चाहिए। ये वो शब्द थे जो आज भी सुमित कुमार के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजते थे। जब भी याद आते उसका सिर दर्द से फटने लगता। अभी भी वही हुआ। जितना वो इन बातों से भागना चाहता था, उतना ही ये लफ्ज उसे ज्यों के त्यों याद आ जाते। उसे उठकर अपनी दवाई लेनी थी, लेकिन खाली पेट वो नहीं ले सकता था। मजबूरी में पायल का लाया हुआ खाना लिया, बस कुछ ही निवाले खाए, फिर दवाई लेकर सोने के लिए लेट गया।
ये सिरदर्द ऐसा था जो उसने कभी किसी से शेयर नहीं किया था। ना वो किसी की हमदर्दी चाहता था, ना ये बर्दाश्त कर पाता था कि कोई उस पर तरस खाए। इसीलिए उसने अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश की और सोने पर ध्यान देने लगा। इतना गुस्सा मत किया करो, देखो रंग जलकर काला हो जाएगा। खुश रहो, सेहत के लिए अच्छा होता है। पायल के बोले हुए ये अल्फाज उसके कानों में गूंजे तो होठों पर अपने आप हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे खुद नहीं पता चला और वो नींद में डूब गया। सुबह मैडम पायल का मूड एकदम खराब था। सचिन से तो वो आंख भी नहीं मिला रही थी। रात को जो धोखा उसने दिया उसका बदला लेने का पूरा मन बना रखा था, लेकिन अभी उसे कॉलेज जाना था। ये उसका आखिरी सेमेस्टर था। वो बीए में मास कम्युनिकेशन कर रही थी और आगे पत्रकार बनना चाहती थी। बाबूलाल जी का पूरा आशीर्वाद उसके साथ था। मुंह बनाते हुए वो बाहर निकली। मैडम, गाड़ी में कुछ दिक्कत है, आप किसी और के साथ चली जाइए। ड्राइवर ने डरते डरते कहा। क्या मतलब? आज मुझे कॉलेज जाना है और गाड़ी खराब है। अरे पायल, हमारे साथ आ जाओ ना, सचिन ने ऑफर दिया। सचिन और दीपिका दोनों यूनिवर्सिटी जाते थे और पायल का कॉलेज भी उसी रास्ते में पड़ता था। रोज वो उनके साथ जाती थी, बस नाराजगी में ही अलग कैब करती थी। नो थैंक्स, छोड़ना तो तुम्हारी फितरत है, मुझे जरूरत नहीं। पायल ने ताना मारते हुए दोनों को चुप करा दिया। तभी सुमित कुमार अपनी गाड़ी की तरफ आते दिखे। पायल ने बिना सोचे उनकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। ये क्या हरकत है? सुमित के माथे पर बल आ गए। क्या हुआ, लिफ्ट ली है? पायल ने आराम से कहा और सीट की तारीफ करने लगी। वाह, आपकी गाड़ी की सीट तो बड़ी मुलायम है, उतर जाओ, सुमित ने सख्ती से कहा। क्यों? पायल ने भौवें चढ़ाई। फिर मासूम बनकर बोली, प्लीज मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। कॉल करो कैब को और जाओ, सुमित ने कड़क आवाज में कहा। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझ मासूम की हेल्प कर दीजिए ना। खुद उतरोगी या मैं उतारूं? इस बार सुमित का लहजा और सख्त था। नहीं उतरती, जो करना है कर लीजिए। पायल भी जिद में बैठ गई। सुमित जानते थे कि वो बहुत जिद्दी है और अब देर भी हो रही थी। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया और उसे नजरअंदाज कर लैपटॉप खोल लिया। जब बेहिसाब मिलता है ना, तो घमंड आ ही जाता है। पायल के ताने सुमित को चुभ गए। अपना मुंह बंद रखो, वरना अभी चलते चलते नीचे उतार दूंगा, सुमित ने चेतावनी दी। जब घमंड आता है ना, तो गुस्सा भी बेतहासा आता है, पायल ने मुंह फेरते हुए कहा और सुमित बस मुट्ठियां भींच कर रह गया। अरे भाई, ये जो सामने टीवी लगाया है ना, ये चलता भी है या बस सो सा करने के लिए रखा है? उसकी गाड़ी को अच्छे से जांच परख लेने के बाद अगला सवाल आ ही गया, लेकिन सुमित ने इस बार जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अरे बस बस, मेरा कॉलेज आ गया, पायल ने चिल्लाते हुए कहा, जिससे ऐसा लगा जैसे किसी के कान के पर्दे फट जाएं। उतर जाओ, सुमित ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। अपने ड्राइवर से बोलो दरवाजा खोल दे, जैसे आपके लिए खोलता है, पायल ने नखरे वाले अंदाज में रिक्वेस्ट की। सुमित बस होंठ भींचकर उसे देखता रहा। ड्राइवर को इशारा मिला और उसने पायल की तरफ वाला दरवाजा खोल दिया। वो बड़े ठाठ से बाहर निकली और एक खूबसूरत सी इस्माइल के साथ इधर उधर देखने लगी। कई लड़कियां उसे इतनी महंगी गाड़ी से उतरते देख रही थी। वो पलटकर सुमित को थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन गाड़ी का दरवाजा बंद हो चुका था और ड्राइवर आगे बढ़ चुका था। अरे वाह पायल, ये किसकी गाड़ी थी जिससे आज तुम आई हो? रिया से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया। अरे अपनी ही समझ लो, पायल ने कॉलर झाड़ते हुए जवाब दिया। कुछ लड़कियां जो उसकी शरारतों से दूर रहती थी आज काफी इम्प्रेस नजर आ रही थी। तुम्हें पता है जिस गाड़ी से तुम बैठकर आई हो उसकी कीमत कितनी है? रिया ने हैरानी से कहा। हाँ महंगी तो है, पर असली कीमत नहीं पता, पायल ने बात टाल दी। 1 करोड़ से ऊपर की है। रिया अब भी एक्साइटेड थी। तुम्हें कैसे पता? पायल का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया। यार, नेट पर देखा था, बहुत लग्जरी गाड़ी है। पर तुम तो इसमें बैठकर आई हो, मजा आया होगा। पायल बस मुंह बनाती आगे बढ़ गई। उसकी खुद की गाड़ी शायद 8 या 9 लाख की थी, जो दादाजी ने खास उसे कॉलेज आने जाने के लिए दी थी।
सचिन और दीपिका भी महंगी गाड़ियों में आते थे, प्रिंस की गाड़ी भी शानदार थी, और लेकिन सुमित करोड़ों की गाड़ी में घूमता था। पायल के मन में एक कसक सी उठी, सबसे हल्की और कम कीमत वाली गाड़ी उसके हिस्से में ही क्यों आई। वो लालची तो नहीं थी, पर ये फर्क उसे समझ नहीं आ रहा था। बाकी का दिन उसने उदासी में कमरे में ही बिताया। दादाजी होटल पर गए हुए थे और सचिन व दीपिका भी उससे नाराज थे, तो मनाने नहीं आए। शाम को भूख लगी तो वो किचन में गई। वहाँ उसने राजू को बड़े मन से खाना बनाते देखा। क्या बना रहे हो राजू? उसने गाजर मुंह में डालते हुए पूछा। जी, सुमित भैया के लिए पनीर टिक्का, राजू ने बिना देखे जवाब दिया। पनीर टिक्का का नाम सुनते ही पायल की आंखें चमक उठी। बन गया, जल्दी दे दो, उसने बच्चों जैसी खुशी से कहा। ये आपके लिए नहीं, सुमित भैया के लिए है, उनके मेहमान भी आए हैं। अरे हटो, तुम भी अपने सुमित भैया जैसे हो, हर वक्त तंग करने में लगे रहते हो। वो मजे से प्लेट भरकर खाने लगी। राजू परेशान हो गया। दीदी, ऐसे तो मेरी नौकरी चली जाएगी, ये उनके लिए बनाया है। इतने में सुमित किचन में आ गया। उसने पायल की प्लेट देखी और आंखों से गुस्सा जताया। आज उसने खास रितेश को घर बुलाया था, उसे घर का पनीर टिक्का खिलाने के लिए, लेकिन पायल ने तो प्लान ही बिगाड़ दिया था। हद होती है बदतमीजी की। बिमला जी की आवाज आई, जो अचानक किचन में आ गई। आंटी, मुझे पसंद है, इसीलिए खा रही थी। पायल ने मुंह बनाकर कहा। पसंद है तो खुद बना लो, हमेशा दूसरे के खाने पर नजर रखती हो। बिमला जी गुस्से में बोली। अरे, एक प्लेट के लिए इतना सुना रही हैं? पायल ने प्लेट साइड में रखते हुए कहा। अब तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? बिमला जी ने भौवें चढ़ा दी। बदतमीजी करोगी? बिमला जी ने तड़कते अंदाज में आगे बढ़ते हुए कहा। अपने हक के लिए बोलना बदतमीजी नहीं होता आंटी, किसी को नीचा दिखाना बदतमीजी है, और मैं भी इस घर की बेटी हूँ, ये बात आपको भी पता है। पायल ने बड़े सदे अंदाज में कहा। वो कहीं से भी 22 साल की नहीं लग रही थी, अपनी उम्र से काफी समझदार दिख रही थी। बिमला जी चुप हो गईं। पायल सीधे सुमित की तरफ आई और बोली। सुनिए, आपके तो बड़े होटल हैं, वहाँ तो राजू से भी अच्छे कुक होंगे। राजू की तरफ इशारा करके बोली। राजू सकपका गया और पायल ने आगे कहा। तो आप अपने दोस्त के साथ वहीं बैठ के पनीर टिक्का खा लेते, यहाँ किचन में क्यों बनवाया था? वो मजे से बोल रही थी और हाथ बांधे खड़ी थी। पायल की ये आदत थी कि बहुत आराम से आकर किसी का भी सुकून हिला देती थी। जाते जाते वो पीछे मुड़कर बिमला जी को देखती हुई सुमित के कान के करीब आई। एक फ्री का मशवरा है, अपने दोस्त को पकड़िए और यहाँ से निकल जाइए, अपने होटल जाइए और मौज उड़ाइए। एक एक लफ्ज बड़े मीठे अंदाज में कहकर पायल फिर से सुमित के पास मुस्कुराने लगी। बाय हाथ हिलाते हुए निकल गई। रितेश ने ये पूरा सीन मजे से देखा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। जब सुमित की नजर उस पर पड़ी तो वो होश में आया और भड़कते हुए बोला। चलो चलते हैं। रितेश अपनी हंसी दबाता हुआ सुमित को लेकर निकल गया। बिमला जी बड़बड़ाती रह गईं। इस लड़की ने सबका चैन खराब कर रखा है, खुद भी चैन से नहीं रहती और किसी को भी रहने नहीं देती। राजू भी चुपचाप मुंह बनाकर रह गया। पायल अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, दराज से मम्मी पापा की तस्वीर निकाली और देखते देखते उसकी आंखें भर आईं। जो हमेशा हंसती और सबको हंसाती थी, आज अकेली बैठी थी। तस्वीर को सीने से लगाकर बोली। आई मिस यू मम्मी पापा। वो रो रही थी। उधर सचिन और दीपिका बातें कर रहे थे। तभी पायल आ गई। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, दीपिका घबरा गई। मुझसे छुपा रहे हो? सच बताओ। छुपाने वाली कोई बात नहीं है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्रिंस ने दीपिका का हाथ पकड़ते हुए कहा। प्रिंस पड़ोस में रहता था, पर सचिन का हम उम्र था। बचपन से ही वो आधा दिन यहीं पड़ा रहता था। वाह, लव स्टोरी। पायल हंस पड़ी। लेकिन तुम्हारी मम्मी तो पक्की साजिशी हैं, वो नहीं मानेंगी। दीपिका ने थोड़ा नाराज होकर कहा। वो मेरी मम्मी है, हाँ, लेकिन तुम पर नहीं गई। पायल अब भी मुस्कुरा रही थी। यार, हेल्प कर दो। हेल्प तो एक ही इंसान कर सकता है। कौन? दोनों ने एक साथ पूछा। पायल की आंखों में शरारत चमकी। अब ये मेरा मिशन है, तुम दोनों की शादी करवा के ही दम लूंगी। पायल होटल में पहुंची सुमित से बात करने के लिए। सुमित मीटिंग रूम में था। पायल सीधा वहीं पहुंच गई। सुमित उसे देखकर चौंक गया। पायल बोले जा रही थी और हैरानी की बात ये थी कि किसी की ना सुनने वाला सुमित भी खामोशी से पायल की बातें सुन रहा था। आप जल्दी से मीटिंग खत्म करिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, पायल ने बड़े नाज से कहा।
और उस वक्त वो सुमित को एक नादान लड़की जैसी ही लगी। थोड़ी देर में एक और शख्स बिमल रॉय कमरे में आया और सुमित से हाथ मिलाकर बैठ गया। मीटिंग शुरू हो गई और सुमित पूरा बिजी हो गया। उस पूरे समय पायल की नजर सुमित पर ही थी। बीच बीच में प्रतिभा की तरफ भी देख लेती थी, जिससे प्रतिभा असहज होकर इधर उधर देखने लगती। वो सोच रही थी कि कुछ बोले, लेकिन डर था कि कुछ उल्टा ना हो जाए। प्रतिभा सुमित की सेक्रेटरी थी। ओके बिमल जी, कल मिलते हैं। उठते हुए सुमित ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। व्हाई नॉट। बिमल रॉय भी मुस्कुराए। और आप ब्यूटीफुल लेडी, आप तो बिल्कुल डॉल जैसी हैं। मीटिंग के दौरान वो कई बार पायल को देख चुके थे। अब जाते जाते सीधे बोलते हुए गए, नाइस टू मीट यू। पायल ने ठंडे भाव से हाथ मिलाया, फिर गर्दन तिरछी करके सुमित को देखा, जो अब भी उसे देख रहा था। पायल मुंह बनाती हुई उसके पास आई, बाजू पकड़कर बोली, अब चलेंगे भी, बहुत भूख लगी है। ऐसे हक से बोल रही थी जैसे कोई अपना हो। वो शख्स हल्की मुस्कान देकर चला गया। प्रतिभा, मीटिंग खत्म हो गई है, कल का शेड्यूल मुझे भेज देना, सुमित ने संजीदगी से कहा और पायल को लेकर लिफ्ट में चला गया। सबके सामने पायल का ऐसे हक जताना ना जाने क्यों सुमित को सुकून दे रहा था। कुछ ही देर में दोनों गाड़ी में थे और पायल के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अरे हाँ, याद आया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, पायल ने कहा। बोलो, सुमित ने बिना उसकी तरफ देखे सीरियस अंदाज में कहा। आप प्रिंस को कितना जानते हैं? इस अचानक सवाल पर सुमित ने उलझी नजर से उसे देखा। क्या मतलब? देखिए, वो किसी से प्यार करते हैं, लेकिन मम्मी की वजह से खामोश हैं, मोहब्बत किए जा रहे हैं। आपका फर्ज बनता है कि पड़ोसी होने के नाते उनकी मदद करें। और वो खामोश मोहब्बत कौन है? अफकोर्स अपनी दीपिका। सुमित ने गहरी सांस ली और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये उनका आपस का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लहजे में लापरवाही और थोड़ी झुलझुलाहट भी थी, जो पायल ने महसूस की। आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते, वो आपके पड़ोसी हैं। पायल, तुम इन सब से दूर रहो, ये उनका मामला है, वो खुद सुलझा लेंगे, समझी? सुमित ने इस बार डांट कर कहा। पायल मुंह बनाकर उसे देखने लगी, फिर बोली, साफ साफ कहिए ना, आप अपनी माँ से डरते हैं इसीलिए? चुप रहे पायल, हर वक्त हर जगह बेकार की बातें मत किया कर, सुमित ने होंठ भींचते हुए डांटा। सच कड़वा ही होता है। पायल धीमे से जवाब देने से भी बाज नहीं आई। सुमित ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। गुस्सा इतना था कि पायल भी एक पल को चुप हो गई। सुमित कभी किसी से डरता नहीं और ना ही किसी से डरने वाला है, इसीलिए मुझसे बात करने से पहले सोच लिया करो। उसकी काले रंग की आंखें पायल की नीली आंखों में गड़ी थी, न डराने के लिए न धमकाने के लिए, बल्कि बस सीधे सख्ती से। अचानक वो उसका हाथ छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ गया। कुछ पल खामोशी रही और सुमित को अपने कान के पास उसकी सांसों की महक महसूस हुई। उसने आंखें बंद कर ली। अगर आपने मुझे दोबारा डांटा तो 15 दिन बाद मैं आपसे कोई गिफ्ट नहीं लूंगी, पक्का नाराज हो जाऊंगी। पायल के होंठ उसके कान के पास थे और उसके ये शब्द सुमित के दिल को हिला गए। सुमित खामोशी से पीछे हट गया, लेकिन ये बात उसके कानों में ऐसे गूंज गई कि निकालना उसके बस का नहीं था। फिर पायल ने बाबूलाल जी से बात की तो उन्होंने अजीब सी शर्त रख दी, घर में सुमित बड़ा है, इसीलिए पहले उसकी शादी होगी, उसके बाद ही किसी और की। ऐसे में पायल ने सचिन के साथ मिलकर अखबार में सुमित का रिश्ता देने का ऐड दे दिया, लेकिन वो पकड़ी गई और सुमित अब आग बबूला था। मैं क्यों शादी करूं इनसे, इतने बड़े हैं, सिर्फ उम्र में नहीं कद काठी में भी। पायल मन ही मन सोच रही थी, लेकिन फिर उसके दिमाग में दीपिका और प्रिंस की मोहब्बत का ख्याल आया। अगर इनका रिश्ता नहीं हुआ तो समाज इन्हें अलग कर देगा। वो एकदम खड़ी हुई। अगर दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़े तो ठीक है। और ये सोचकर सीधे सुमित के पास पहुंची, जहां बाबूलाल जी पहले से खड़े थे और दोनों किसी अहम बात पर चर्चा कर रहे थे। मुझे ना मिस्टर सुमित कुमार की ऑफर मंजूर है, थोड़ा सा झिझकने का नाटक करते हुए बोली, जिससे दोनों हैरान रह गए। कौन सी ऑफर? सुमित तो भूल गया कि कल गुस्से में क्या कह दिया था। मतलब, मैं आपकी पायल बनने को तैयार हूँ, आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? सुमित को जैसे करंट लगा। क्या वाकई तुम पायल से? बाबूलाल जी ने पूछा। अरे नहीं दादाजी, कल तो मैंने गुस्से में कह दिया था और ये लड़की सीरियस हो गई। सुमित ने दांत पीसते हुए पायल को देखा। हाँ तो
तो अगर हम शादी कर लेंगे तो प्रिंस और दीपिका का रिश्ता भी आसान हो जाएगा। पायल ने आगे बढ़कर कहा, बस दादाजी मैंने सोच लिया है, आपकी शर्त भी पूरी हो जाएगी और इनकी ख्वाहिश भी। मुझे तो इस रिश्ते से ज्यादा खुशी और किसी बात से नहीं हो सकती। बाबूलाल जी बेहद खुश हुए। सुमित कुछ कह भी नहीं पाया और दादाजी ने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि पायल पहले ही हामी भर चुकी थी। दादाजी ने तय किया कि सुमित और पायल की शादी होगी और उसके बाद प्रिंस और दीपिका की। बिमला जी ने खूब ऐतराज किया, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई। पायल अपनी शादी से ज्यादा उन दोनों की शादी से खुश थी। उसका बस चलता तो ढोल नगाड़े लेकर नाचने लगती। सुमित बस उस 22 साल की पायल को देख रहा था, जिसने 27 साल के आदमी को हराकर अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। दादाजी, मुझे पायल से सगाई करनी है। अचानक सुमित खड़ा हुआ और बोलने लगा तो वहां मौजूद सब घर वाले चौंक गए। पायल, जो उम्र भर दीपिका को छेड़ती रहती थी, सुमित ने बिना पलक झपकाए कहा। पायल तो घबरा गई। इसको अचानक क्या हो गया, कहीं दौरा वौरा तो नहीं पड़ा। वो मन ही मन सोचने लगी, खुद पैरों से चलकर आओ या मैं उठाकर ले जाऊं। सुमित ने पास आकर कहा तो उसका दिल धड़कने लगा। बोलो, वही जो कर सकते हो। अब सबके सामने मुझको उठा तो नहीं सकते। पायल ने उसे चैलेंज किया। बस अगले ही पल सुमित ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अरे, ये लड़के की क्या हरकत है। बाबूलाल जी ने मुंह फेर लिया, जबकि बाकी सबने नजरें चुराई और मन ही मन मजे भी लिए। मिस्टर सुमित कुमार, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। वो जो आते आते मुस्कुराया तो पायल ने उसके गाल पर हाथ रख दिया। आप मुस्कुराते हो तो यहाँ डिम्पल पड़ता है। सब लोग हॉल में पहुंचे। सुमित ने तुरंत ही रितेश से कहकर रिंग मंगवा ली। कुछ ही देर में रितेश सुमित को एक पैकेट देकर गया। सुमित ने उसमें से रिंग निकाली और पायल को पहना दी और एक रिंग पायल को दी जो जेंट्स रिंग थी और कहा कि यह लो, मुझे पहना दो। पायल ने वही रिंग सुमित को पहना दी और दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग तालियां बजाने लगे। कुछ देर हंसी मजाक और बातचीत चलती रही। उसके बाद सबने खाना खाया। रात काफी ज्यादा हो गई थी तो सभी अपने अपने कमरों में चले गए। पायल सुमित के कमरे में आई तो सुमित पायल से बोला, बहुत शौक था ना शादी का। सुमित ने ताना मारा, मुझे तो नहीं था, आपने कल ऑफर दी थी तो मैंने मान ली। पायल ने मजे से इल्जाम लगा दिया। अच्छा, बड़ी आज्ञाकारी हो। सुमित ने उसके सिर से दुपट्टा पीछे हटाया। उसकी धड़कनों का तेज होना साफ महसूस हो रहा था। यस मिस्टर सुमित कुमार की पायल, उसने चुपके से कहा। दादाजी को कुछ मत कहना। सुमित ने उसका हाथ पकड़कर हल्का सा झटका दिया। हमारे बीच की बातें इसी कमरे में रहनी चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। पायल चुपचाप उसे देखती रही, लेकिन जब उसने कहा आपकी पहली बीवी आपको छोड़कर, तो सुमित का गुस्सा भड़क गया। वो तुरंत खड़ा हो गया, उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और सख्त आवाज में बोला, खबरदार दोबारा उस औरत का नाम लिया तो आज आखिरी बार माफ कर रहा हूँ। पायल डर कर सिर हिलाने लगी। सुमित सोफे पर जाकर बैठ गया। असल में उसकी पहली शादी हो गई थी, लेकिन विदाई के दिन वो घर छोड़कर भाग गई। वो साफ कह गई थी कि उसे पैसा चाहिए और उस वक्त सुमित के पास पैसों का नामो निशान नहीं था। अब हालात उल्टे थे। पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन लड़कियां उसे सिर्फ पैसों के लिए चाहती थी, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहता था। पर यहाँ पर एक लड़की ने उसे हरा दिया था। पायल, जो सुमित की जिंदगी में बहार बनकर आई थी, लेकिन सुमित को लगता था कि अभी तक वो उसके दिल तक नहीं पहुंच पाई। असल में तो पायल कब से उसके दिल की रानी बनकर बैठी थी, बस सुमित को एहसास नहीं था। पायल धीरे से उसके पास आकर बैठी। वो अपना सिर दोनों हाथों पर झुकाए बैठा था। उसके सिर में दर्द की तेज लहर उठी हुई थी, वही दर्द जो पिछले 3 साल से उसकी जान पर बना हुआ था। पायल ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और उसका सिर दबाने लगी। सुमित चौंक कर सीधा हुआ। क्या कर रही हो? आपका सिर दबा रही हूँ, दर्द है ना? उसकी मासूमियत सुमित को बहुत अपनी सी लगी। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, कपड़े बदलो और सो जाओ। उसने हाथ हटाया और दवा लेने उठने लगा। बिल्कुल नहीं, आप यहीं बैठिए, मैं आपका सिर दबाऊंगी, देखना 2 मिनट में दर्द गायब। पायल मुस्कुराते हुए बोली और उसके पीछे जाकर सिर को सोफे के टेक से टिकाया। फिर उसका सर सहलाने लगी। ना जाने क्या जादू था उसके हाथों में कि सुमित को सुकून मिलने लगा। दिमाग का तनाव ढीला पड़ने लगा और उसे पहली बार लगा
कि उस 22 साल की लड़की में उसके लिए चैन छुपा हुआ था, क्योंकि अब वो उसकी होने वाली पत्नी थी। इधर आओ। सुमित ने उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। पायल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो चुपचाप उसे देखने लगी। तुमने ये सगाई सिर्फ सचिन और दीपिका की खातिर की है ना? उसने धीरे से पूछा। पायल ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, पर मेरा मतलब है, तुमको मैं अच्छा लगा या मेरी दौलत? सुमित के लहजे में हल्की तल्खी थी। पायल ने उसे देखा। क्या आप मुझे लालची लड़की समझते हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि शादी की वजह बदलो, तुम मेरे दिल के करीब आओ। सुमित ने कहा। पैसों से खरीदना चाहते हैं मुझे? सुन लीजिए, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ जो लालच में आपको दिल दे दे। मैं पायल हूँ, और अब आपकी पायल हूँ। सुमित ने हल्की सी शरारत करते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ झुकाया। पायल की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने धीरे से कहा, सगाई में क्या गिफ्ट चाहिए? 2 दिन बाद मेरी बर्थडे है, मुझे अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। पायल बच्चों की तरह बोली। सुमित मुस्कुराया। धीरे से दराज से एक डिब्बा निकाला और उसमें से डायमंड ब्रेसलेट निकालकर उसकी कलाई में पहना दिया। अरे, ये मेरे लिए? पायल की आंखों में खुशी और आंसू एक साथ आए। वो ब्रेसलेट बच्चों की तरह देखती रही, फिर एकदम सुमित के गले से जोर से लग गई। सुमित के चेहरे पर भी पहली बार वो मुस्कान आई जो सच में दिल से थी। थैंक यू मिस्टर कुमार, पहली बार किसी ने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। किसी ने नहीं, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, सुमित ने गर्व से कहा। वो भी मेरी वजह से, वरना तो आप अब भी शादीशुदा कुंवारे रहते। पायल की जुबान फिसल गई और तुरंत होंठ काट लिए। तुम बाज नहीं आती हो ना? सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए, वो मान और नखरे से बोली। जो चाहिए मिलेगा, बस मुझे थोड़ा सुकून दे दो, सुमित ने हल्के से कहा। असल में उसे पायल की संगत में एक अजीब सा सुकून मिलता था, जिसका नाम वो खुद भी नहीं रख पा रहा था। वो लड़की अब उसके चैन का हिस्सा बन चुकी थी। ये चुलबुली सी लड़की दिल से सिर्फ उसी की है। ये सब सबसे खूबसूरत था। एक ही रात में पायल उसकी दुनिया का रंग बन गई थी। पायल ने पूछा कि आपने मेरे लिए यह गिफ्ट कब मंगवाया? मैंने तो एकदम से शादी के लिए हाँ कही थी। सुमित बोला कि जब मैंने रितेश से रिंग मंगवाई थी, तभी उससे कहकर यह ब्रेसलेट भी मंगवा लिया था। पायल यह सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई। उसके बाद वह अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और सुमित भी पायल की यादों में चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन दोनों नीचे आए, जहाँ सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे थे। उन्हें साथ साथ आते देख घर के सभी लोग मुस्कुरा दिए। आते ही दोनों ने सबको नमस्ते किया। बाबूलाल जी ने खुशी से दोनों पर पैसे लुटाए और नौकर को पकड़ा दिए। काफी समय बाद उन्होंने अपने सुमित को इतना खुश और चैन में देखा था। सुमित बहुत योग्य और ईमानदार इंसान था, और बाबूलाल जी को इसीलिए सुमित बहुत पसंद था, और सुमित उनके घर का दामाद बन गया था। पायल फिर अपने असली अंदाज में आ चुकी थी। दीपिका को छेड़ते हुए उनसे ट्रीट मांग रही थी। सुमित ने उसे देखते हुए सिर हिलाया। ये नहीं सुधर सकती, इसकी थोड़ी और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वो मन ही मन सोच रहा था। अब सवाल ये था, ट्रेनिंग कौन किसकी करेगा? सुमित पायल की या पायल अपने मिस्टर कुमार की? कुछ ही दिनों बाद एक ही दिन में सुमित की पायल से और दीपिका की प्रिंस से शादी हो गई, और इसी तरीके से दो प्रेम कहानी अपने अंजाम तक पहुंच गई। दोस्तों, जिन रिश्तों की शुरुआत सच्चे प्रेम से होती है, उनकी नींव अधिक मजबूत होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे वीडियो को हाइप दें। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।